तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। इससे पहले मैंने 4 मूवीज़ एक्सप्लेन करके अपने चैनल में अपलोड करके रखे हैं, तो आप लोग अगर चाहो तो उस 4 मूवी को पहले देख कर आ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस मूवी के मेन स्टोरी लाइन के ऊपर। तो इस मूवी की शुरुआत होती है आर्कटिक में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कुछ साइंटिस्ट एक पुराने विमान को क्रैश हुआ देखते हैं आर्कटिक में। जब वो लोग उस विमान के अंदर जाते हैं तब उन लोगों को दिखता है एक शील्ड जो कि होता है कैप्टन अमेरिका का। इसके बाद कहानी जाती है सन 1942 में नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर में, जहां पर हमें दिखाया जाता है यूहान श्मिट आता है अपने टीम के साथ एक टेम्पल में, और वहां पर एक पादरी को वो पूछता है कि श्मिट जो चीज़ ढूंढ रहा है वो उस पादरी ने कहाँ छुपाया है। तो पादरी उसको वो बताने से मना कर देता है और उसको बोलता है कि ये देवताओं की शक्ति है, तो इससे छेड़छाड़ करने के बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए। तो फिर श्मिट वहाँ पर एक स्विच ढूंढ के उस चीज़ को पा लेता है और ये होता है एक टेजरेक्ट क्यूब। फिर कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर में कुछ जवानों को लिया जा रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए। वहाँ पर स्टीव रॉजर्स भी होता है, लेकिन वो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता। उसके बाद जब एक आदमी एक समय स्टीव को मार रहा होता है तब उसे बचाने के लिए आते हैं उसका पुराना दोस्त बकी बार्न्स। फिर जब बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स बात कर रहे होते हैं तब स्टीव बोलता है कि वो अपने देश के लिए जंग में जाना चाहता है और अपने देश को जीत दिलाना चाहता है। उसकी बातें वहाँ पर सुन लेते हैं वहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर अब्राहम एस्किन। वहाँ पर फिर जब स्टीव जाता है फिर से जंग में जाने का ट्राई करने के लिए, फिर वहाँ पर उसको मिलता है डॉक्टर एस्किन। फिर डॉक्टर एस्किन उसको पूछता है तुम इससे पहले 5 बार सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश किए हो, लेकिन अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देकर फिर भी वहाँ पर से हर बार रिजेक्ट हुए हो अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। लेकिन एट लास्ट डॉक्टर एस्किन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ यूहान श्मिट और उसका साइंटिस्ट आर्निम जोला एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं टेजरेक्ट के ऊपर कि उससे वो कैसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार बनाए जिससे कि वो सभी जंग जीत सके। फिर हमें दिखाया जाता है कॉर्नेल फिलिप्स और एजेंट पैगी कार्टर के नेतृत्व में जवानों को ट्रेनिंग दी जा रहा होता है। यहाँ पर इन सभी जवानों में से सिर्फ एक ही जवानों को एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से नॉर्मल से एक इंसान को सुपर सोल्जर सीरम देके उसकी शक्तियाँ कई गुण बढ़ाया जाएगा। एक समय कॉर्नेल फिलिप्स नेट छोड़ते हैं तो उसे देखकर सब लोग दूर चले जाते हैं, पर वहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करके उस नेट के ऊपर कूद जाते हैं हमारा अपना स्टीव रॉजर्स। इससे सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर एस्किन ने क्यों स्टीव रॉजर्स को चूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर रात में डॉक्टर एस्किन स्टीव से मिलने के लिए जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछता है कि उसको ही क्यों सिलेक्ट किया होता है। तब डॉक्टर उसको बोलता है कि वो ऐसे ही एक आदमी की तलाश कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर स्टीव को बताता है कि इससे पहले भी ये सीरम एक आदमी ने लिया था, इसका नाम था यूहान श्मिट। ये असल में हिटलर का एक खास आदमी होता है जिसको हिटलर ने लीडर बनाया था उसके एक ग्रुप हाइड्रा का। यह साइंटिस्ट दिव्य शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करता था, तो इसीलिए इसने अपनी शक्तियाँ कई गुण बढ़ाने के लिए डॉक्टर का वो सुपर सोल्जर सीरम अपने ऊपर लिया था। फिर डॉक्टर एस्किन स्टीव को बोलता है कि उसने स्टीव को इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा सोल्जर है, उसने उसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एजेंट कार्टर और स्टीव जाते हैं एक अंडरग्राउंड जगह में जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होगा स्टीव रॉजर्स का। ये एक्सपेरिमेंट का मशीन बनाया होता है हॉवर्ड स्टार्क ने,
और ये एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तभी हमें दिखाई देता है एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली स्टीव रॉजर्स। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद हाइड्रा का एक आदमी आकर डॉक्टर एरिस्किन के ऊपर गोली चला देता है और सुपर सोल्जर सीरम का एक बॉटल लेके भाग जाता है। स्टीव जब दौड़ के उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि ये उसने क्यों किया था, तब वो सुसाइड कर लेता है ये बोलकर हेल हाइड्रा, और वहाँ पर से सुपर सोल्जर सीरम भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद स्टीव को यूज़ करते हैं एक पब्लिक फिगर बनाकर। वो स्टेज शो करता है और मूवीज़ वगैरह करता है और कॉमिक्स में भी वो आता है। इससे वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फंड राइज करता है अपनी सेना के लिए। ऐसे ही एक दिन स्टीव को पता चलता है उसका पुराना दोस्त बकी बार्न्स श्मिट के सेना के साथ फाइट करने गया था, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आया। फिर स्टीव जाता है अकेले ही और वहाँ पर जाकर पूरी सेना को बचा लेता है और वहाँ पर उसे दिखता है श्मिट और हमें दिखाया जाता है उसका असली रूप, जो कि हुआ था सुपर सोल्जर सीरम इनकम्प्लीट रहते अपने ऊपर ट्राई करने के लिए। उसके बाद स्टीव वहाँ पर से पूरी सेना को बचाकर ले आते हैं। कैप्टन एक न्यू शील्ड लेता है हॉवर्ड स्टार्क से, जो कि बनी हुई होती है दुनिया की सबसे नायाब धातु वाइब्रेनियम से। फिर कैप्टन अमेरिका, उसका दोस्त बकी बार्न्स और अपनी बची हुई सेना को लेके सोल्जर्स की एक टीम बनाते हैं, जहां पर वो लोग जाते हैं हाइड्रा के हर एक बेसमेंट पे उस सब को नष्ट करने के लिए। एक दिन कैप्टन अमेरिका और उसके सोल्जर्स को पता चलता है कि श्मिट का मेन साइंटिस्ट आर्निम जोला के बारे में, जो कि जा रहा होता है एक ट्रेन से। फिर वो लोग जाते हैं ट्रेन के ऊपर आर्निम जोला को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर ही आर्निम जोला तो हाथ में आ जाता है, लेकिन उस ट्रेन से गिर जाता है बकी बार्न्स। उसके बाद जब स्टीव को पता चलता है श्मिट यानी रेड स्कल बमबारी करने वाले हैं शहरों के ऊपर, तब उसको वो रोकने के लिए जाता है हाइड्रा के मेन हेडक्वार्टर्स में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड स्कल और कैप्टन के बीच एक फाइट सीक्वेंस। वहाँ पर रेड स्कल एक बॉम्ब से भरा हुआ विमान लेके भाग जाता है, लेकिन कैप्टन उस विमान में चढ़ जाते हैं, जिसमें एक वक्त कैप्टन अमेरिका अपना शील्ड टेजरट के ऊपर मारने से वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं रेड स्कल। तब उसका कर्ज लग जाता है रेड स्कल को और वो दूसरे ग्रह में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेजरट वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद स्टीव उस प्लेन को हैंडल करते हैं, जो कि वो प्लेन बम से भरा हुआ होता है, तो कि स्टीव अपने आप को सैक्रिफाइस करके वो प्लेन ले जाता है आर्कटिक में, ताकि बम वहाँ पर बर्फ़ से जम जाए और किसी भी शहर में जाके ना गिरे। यहीं पर कैप्टन अमेरिका भी उस प्लेन के साथ जम जाते हैं आर्कटिक में। उसके बाद शील्ड को टेजरट मिलता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका को वो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी वो कैप्टन अमेरिका नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन अमेरिका जब अपनी आंखें खोलते हैं तब उसे अपने आसपास 1940s वाले सभी चीज़ें दिखती है, लेकिन वो समझ जाता है और वो वहाँ पर से भाग जाता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका जब आ जाता है शहर के बीचों बीच, उसकी मुलाकात होती है निक फ्यूरी से। निक फ्यूरी उसको बताता है कि तुम 70 साल से बर्फ़ में जमे हुए थे, अभी जो साल चल रहा है वो है 2011। इसी के साथ इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी मिलने के लिए आते हैं स्टीव से और उसे वो कुछ सीक्रेट मिशन के लिए बोलते हैं, और वहीं पर हमें दी एवेंजर्स की पहली झलक दिखाई देती है।